हो चुका है ये सवाल, हो चुका हो है चुका ना, है। ये सवाल हो चुका है। 147 पूछिए नंबर सवाल से आते हैं, है ना। 147वां नंबर सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन हार्मोन का पादप हार्मोन वृद्धि के समदंड जो है कि आपको ग्रोथ जो है कि आपको करता है, तो कौन करता है, तो यह जो है कि आपको एब्सिसिक अम्ल जो है कि आपको होगा, ऐसे ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, है ना। एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल पौधे की वृद्धि को क्या करता है। अच्छा, समदम्न का मतलब क्या है, रोकना, है ना, वृद्धि को रोकना, है ना, रोकना। यह जो है कि आपको क्या करता है, एब्सिसिक अम्ल पौधे की वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है। और यह बीज और कलियों को सुस्तावस्था में जो है कि आपको बढ़ाने का काम जो है कि आपको करता है। और यह स्ट्रोमाटा को बंद जो है कि करने में बढ़ावा देता है। और यह पत्तियों को मुरझाने और गिरने को जो है कि क्या करता है, बढ़ावा जो है कि आपको देता है। जबकि ऑक्सिन, जेब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये पौधे के विकास को बढ़ावा देता है। मतलब ये विकास को, मतलब ये वृद्धि हार्मोन जो है कि आपको हो जाएगा कौन, ऑक्सिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा और साइटोकाइनिन जो है कि आपको हो जाएगा। और ये पौधे के विकास के लिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन उत्तरदायी होता है। एब्सिसिक पौधे का वृद्धि को क्या करता है, वृद्धि को नहीं करता है, मतलब ये पौधे की वृद्धि को रोकता है ना, रोकता है। आगे चलते हैं। पौधे पौधे को पौधे में मुख्य रूप से 5 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, इथाइलिन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन इथिलीन एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन यह जो है कि आपको क्या करता है, अवरोधक है, मतलब रोकने का काम करता है, मतलब वृद्धि को रोकने में यही दोनों है। एक है एब्सिसिक अम्ल और दूसरा कौन है, इथिलीन जो है कि आपको होता है, ठीक ना। जबकि जबकि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन यह क्या है, वृद्धि प्रवर्धक है, मतलब वृद्धि को बढ़ाने में ये काम जो है कि आपको करता है। क्लियर है। तो ये 3 हो गया बढ़ाने के लिए और 2 हो गया किसके लिए, 2 हो गया रोकने के लिए, जो है कि आपको 2 हो चुका है। आगे चलते हैं। ऑक्सिन की बात करेंगे, ये पौधे के कोशिका को वृद्धि कर और कोशिका जो है कि विभेदन को जो है कि आपको बढ़ावा देता है। जिब्रेलिन की बात करेंगे, ये बीजों और कलियों को, है ना, निष्क्रियता को जो है कि आपको क्या करता है, तोड़ता है और जनन करने में ये जो है कि आपको सहायता प्रदान करता है। साइटोकाइनिन की बात करेंगे, ये पौधा के कोशिका विभाजन को जो है कि आपको क्या करता है, बढ़ाता है। तो पौधा में कोशिका विभाजन किससे होता है, तो यही साइटोकाइनिन से जो है कि आपको होता है ना, साइटोकाइनिन। और बड़े पौधे में और जो है कि आपको क्या होता है, सेल प्लेट से भी जो है कि आपको होता है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। एब्सिसिक अम्ल की बात करेंगे, बीज और कलियों को सुस्ता अवस्था को बढ़ावा देता है, मतलब और ज्यादा सुस्त कर देता है। एथिलीन की बात करेंगे, ये फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है और पत्तों को गिराने में, है ना, ये जो है कि क्या करता है, प्रेरित जो है कि आपको करता है, मतलब गिराने में और फलों को पकाने में ये कौन होता है, तो इथिलीन होता है। और ये गैसीय अवस्था में हार्मोन पाया जाता है और ये पेड़ के ऊपरी सिरे में पाया जाता है, जहां पत्ता, जहां फल लगते हैं ना, वहीं पे जो है कि आपको पाया जाता है। क्लियर है। फलों को कृत्रिम तरीका से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। एब्सिसिक एसिड वृद्धिरोधक हार्मोन है और यह बीज को सुस्ता अवस्था में रखता है। और यह जो है कि आपको पुष्पन में बाधा बाधा होता है। एब्सिसिक एसिड पत्तियों के विकलन के मुख्य जो है कि भूमिका को निभाता है। यह पौधे के पत्तियों के रंध्रों को बंद कर देने के कारण लंबे समय तक ये जो है कि आपको क्या रहता है, सुरक्षित जो है कि आपको रखता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। एथिलीन एथिलाइन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और एथिलीन फलों को पकाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब आ गया किसका, मेंस का सवाल आ गया है। अब जो है कि 1275 का जो मेंस हुआ है उसका सवाल जो है कि आपको आ गया है। देखिएगा, मेंस का सवाल पीटी के सवाल से आसान होता है। देख लीजिए क्या पूछा है। दूसरा सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा पाचन की ग्रंथि की बात करेंगे, कौन हो जाएगा, तो अग्नाशय हो पेनक्रियाज। जाएगा। अग्नाशय को पेनक्रियाज जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे पेनक्रियाज बड़ा जो है कि निम्न। आपको कहते हैं। देखिएगा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है ना। ये मिश्रित ग्रंथि जो है कि अग्नाशय होने वाला है। अग्नाशय जो है कि आपको बहिर्स्रावी होता है और अंतःस्रावी दोनों भाग जो है कि आपको होता है। और अग्नाशय बहिर्स्रावी एक्सोक्राइन का भाग होता है, अ, भाग होता है। अग्नाशय एक्सो और एंडो दोनों होता है, जिसमें अग्नाशय रस निकलता है। और अग्नाशय रस को क्या कहते हैं, एल एटी कहते हैं। और एल एटी को पूर्ण पाचक रस के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अग्नाशय अंतःस्रावी का भी भाग होता है, जिसमें, है ना, आइलेट्स ऑफ
लैंगरहैंस दीपिका पाया जाता है, जिसके बीटा सेल से जो है कि आपको इंसुलिन जो है कि आपको प्राप्त होता है ना। और यह इंसुलिन, ग्लाइकोगॉन और सोमेटोस्टिन जैसे हार्मोन को क्या करता है, स्रावन करता है। मानव की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि की बात करेंगे, यकृत या लीवर होती है। मतलब लीवर अगर खराब हो जाएगा तो आपका पाचन उचन नहीं होगा सही से। क्या है कि लीवर क्या देता है, लीवर बताइए, लीवर क्या देता है पाचन में? अच्छा, पित्त पित्त का आपका निर्माण होता है। हाँ, पित्त रस जो है कि आपको देता है। क्या कि पित्त का निर्माण कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। और लीवर देगा पित्त रस, तभी जो है कि भोजन कैसा हो पाएगा, तभी भोजन हो पाएगा क्षारीय। क्षारीय, मतलब उदासीन, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन जो है कि आपको हो जाएगा। और जैसे ही उदासीन होगा तभी पाचन की क्रिया होगी, उदासीन नहीं होगा तो पाचन की क्रिया नहीं होगी। इसलिए लीवर का ठीक होना अति आवश्यक है पाचन की क्रिया के लिए। और पाचन के बाद जब लीवर ठीक है तो दूसरा क्या ठीक होना चाहिए, अग्नाशय ठीक होना चाहिए, वहां से एलएटी प्राप्त होना चाहिए। अगर एलएटी भी प्राप्त सही से नहीं होता है तो फिर पाचन की क्रिया अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी। क्लियर है? यकृत का सबसे महत्वपूर्ण काम पित्त रस का क्या करना होता है, श्रावन करना होता है। और यह वसा का पाइसीकरण जो है कि आपको करता है, वसा को तोड़ने का काम जो है कि आपको करता है कौन, पित्त रस करता है। आसान सवाल था, देखिए उसी से सवाल से दूसरा नंबर सवाल निकाल दिया। लैंगरहैंस दीपिका कौन से अंग का भाग अग्नाशय। होता है, जस्ट में पढ़े, किसका भाग होता है, अग्नाशय का था। अग्नाशय का। अग्नाशय का जो है कि आपको था, है ना। अग्नाशय, अग्नाशय के दो मुख्य कार्य होते हैं, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी का काम जो है कि आपको करता है ना। अग्नाशय अंतःस्रावी इंडोक्राइन का भाग जो है कि आपको अन आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और इसका नाम जर्मन चिकित्सा शास्त्री पॉल लैंगरहैंस के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1869 ईस्वी में इसका वर्णन किया था। और यहाँ से अल्फा, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ, एफ प्रकार का, चार प्रकार के जो है कि अलग अलग कोशिकाएं होती हैं जो लैंगरहैंस आइलैंड में क्या होती है, मौजूद होती है। अल्फा कोशिका से क्या निकलता है, तो ग्लूकोगॉन निकलता है। और ये ग्लूकोगॉन जो है कि आपको किसका, ग्लूकोजन और ग्लूकोज में परिवर्तन परिवर्तन करने में मदद करता है। दूसरा बीटा ग्लूकोजोन को सेल से क्या ग्लूकोज में निकलता बनता है ना, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। है। और यह रक्त में ग्लूकोज और शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करने का नियंत्रित काम करता करता है। है। और यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और इंसुलिन की कमी होने के कारण ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित जो है कि आपको होगा, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और कौन सा बीमारी हो जाता है, डायबिटीज। डायबिटीज या मधुमेह मधुमेह। जो है कि आपको रोग जो है कि आपको हो जाता है। क्लियर? अर्थात इंसुलिन का कम होने से डायबिटीज रोग होता है, और इंसुलिन के अधिक होने से हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग, हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। डेल्टा कोशिका ज्यादा में, अधिक होने से नहीं। हाँ, ज्यादा से जो है कि आपको हाइपरग्लाइसीमिया, कम होने से इंसुलिन हो जाएगा, बीच में रहेगा इसमें तो जिंक में न्यूट्रल पाया रहेगा तो, जाता है सर, इंसुलिन में। हाँ, जिंक 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 जिंक, है ना। डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता सर, है ना। लैंगर, क्या हुआ? ब्लड प्रेशर भी लो होता है तो हाइपोग्लाइसेमिया में आता है ना। हाँ, तब हाइपर हाइपरग्लाइसीमिया टेंशन होता है। होता है। हाँ, हाइपर टेंशन वो हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होकर हाइपरटेंशन बढ़ हाइपरटेंशन जाता है हो तब जाएगा, ना, बढ़ है जाता ना। है तब ना, लो रहता है तो हाइपरग्लाइसेमिया में आता है ना। जैसे कि लो भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, तो दोनों हो रहा है तो हाइपोग्लाइसेमिया में आता हाँ, दुन्नु होगा ना तब, अब जाके सही हुआ। जब दुन्नु होगा, कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, तब जो है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया में जो है कि आपको होगा। तो इसीलिए देखते हैं, कभी जो है कि आपको क्या होता है, जब घट जाता है तो चीनी, पानी, नमक का घोल जो है कि आपको देते हैं, तो फिर जो है कि आपको बढ़ जाता है। आज जैसे ही चीनी देंगे तो उसमें किसकी मात्रा हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, है। इंसुलिन की मात्रा जो है कि आपको उसमें फिर जो है कि आपको बढ़ जाएगी, है ना। ऐसे बीपी जो होता है ना, 120/80। 120 80। को क्या कहते हैं, 120 को सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है सिस्टोलिक कि आपको डायसिस्टोलिक। कहते हैं 120 को। 80 को कहते हैं क्या, डायसिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक जो है कि आपको कहते हैं, है ना, डायस्टोलिक जो है कि आपको कहते हैं। देखिए, जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। और हाइपरटेंशन, आज जब बीपी घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना, हाइपोटेंशन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला सवाल क्या आता है, देखिए, मानव का लैंगरहैंस द्वीप किसे कहते हैं, अग्नाशय को जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है, अगला 150वां नंबर सवाल। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो डीएनए जोड़ने में कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो लाइगेज जो है कि आपको एंजाइम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। डीएनए लाइगेज
एक एंजाइम होता है जिसका उपयोग डीएनए के खंडों को जोड़ने में जो है कि आपको किया जाता है। वह कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है? तो लाइगेज जो है कि आपको एंजाइम जो है कि आपको करता है। लाइगेज आणविक जो है कि गोंद का कार्य के रूप में कार्य करता है। नोट, डीएनए आरएनए के बारे में पहले ही जो है कि चर्चा हो चुका है। आगे आते हैं, 151 का चौथा नंबर सवाल क्या बोलता है? कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो कौन सा हार्मोन संयोजी उत्तक नहीं है? तो हार्मोन नहीं है ना? बाकी देखिएगा तो ये तीनों, रक्त भी, तरल संयोजी, अस्थि भी और उपास्थि भी, ये तीनों संयोजी उत्तक है। लेकिन हार्मोन जो है कि आपको उत्तक नहीं है, संयोजी टिश्यू नहीं है, ठीक ना। हार्मोन अंतःस्रावी उत्तक जो है कि आपको होता है। कैसा उत्तक है? अंतःस्रावी उत्तक होता है। और हार्मोन जो होता है ना, ये अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है उससे क्या निकलता है? हार्मोन जो है कि आपको निकलता है। और जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है उससे क्या निकलता है? एंजाइम उससे निकलता है क्या, बताइए? एंजाइम जो है कि आपको एंजाइम निकलता है ना। अंतःस्रावी उत्तक वह उत्तक होता है जो हार्मोन का उत्पादन करता है और स्रावन करता है, और जो अन्य कोशिका या अंगों के की क्रियाओं को नियंत्रित करता है अंतः। अच्छा, तो ये बताइए, ये क्या है? ये है हार्मोन है। क्या निकल रहा है अंतःस्रावी से? क्या निकल रहा है? यस ये जो सही है कि आपको हार्मोन निकल रहा हार्मोन है। अच्छा, तो ये हार्मोन निकल रहा है तो इसके लिए अलग डक्ट होगा कि रक्त के साथ चलेगा? उसी में होगा रक्त में रक्त के साथ चलेगा, बिल्कुल सही है। जबकि एंजाइम निकलेगा तो ब्लड वो के तो साथ अलग होगा बहिस्रावी है बाहर होगा अलग डक्ट होगा। हाँ, अलग डक्ट या नली इसका अलग जैसे होगा। जैसे लाल ग्रंथि, देखते हैं क्या उसका ब्लड अलग के साथ होगा ये चल रहा है? आंसू वाली नहीं ग्रंथि, मोम वाली ग्रंथि, नाक की नकटी वाली ग्रंथि जिसे नाक का पानी इत्यादि आता है। उसके बाद कान की मोम ग्रंथि हो गया, है ना। आंसू ग्रंथि हो गया, कीचड़ ग्रंथि हो गया, दूध ग्रंथि हो गया। ये सब बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है कि आपको हो गया, ठीक है ना, बहिर्स्रावी ग्रंथि हो गया। आगे चलते हैं, संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू किसे कहते हैं? यह वह ऊतक का एक विस्तृत समूह है और यह हर अंग में पाया जाता है, और यह मानव शरीर का अंतः में एक क्या, अंग दूसरे अंग अंतः से में कौन जोड़ने कौन का। सा आएगा सर? हाँ? अंतः में कौन कौन सा आएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि में, अंतःस्रावी ग्रंथि से कब से जितना होगा सारा माथा का देख रहे हैं ना, सब का सब कौन सी ग्रंथि है? सब का सब अंतःस्रावी जो है कि आपको ग्रंथि जो है कि आपको हो थैलेमस जाएगा। हाइपोथैलेमस हो जाएगा लीवर कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? लीवर। बहिर्स्रावी। लीवर, बहिस्रावी लीवर जो है कि आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है कि सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है कि आपको हो जाएगा। देखिएगा, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिनियल, थाइमस, है ना, एड्रिनल, है ना। उसके बाद जो है कि आपको कौन होता है? थायराइड ग्रंथि होता है। ये सब जो है कि आपको सब देखिएगा, सब अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण जो है कि आपको हो जाएंगे, ठीक ना, अंतःस्रावी सबसे बड़ा ग्रंथि के उदाहरण। थायराइड होगा दोबारा से हाँ, सबसे समझाइएगा। बड़ा इसमें जो है कि आपको थायराइड। हाँ, क्या बोले? स्रावी अंतःस्रावी एक बार दोबारा से समझाइएगा सर। दोबारा समझा चुके हैं ऑलरेडी, 4 4 बार क्लास में, है ना। इसके लिए फिर जाके लाइव यूट्यूब पे जाके खोजिए, अंतःस्रावी बहिर्स्रावी का वीडियो बायोलॉजी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा ठीक, बता दीजिए ना। उसमें ऑलरेडी हम समझा चुके हैं सब कुछ। अब 3 4 बार, कितना बार समझाएं? देखिए, जब इतना कह रहा है तो समझा ही देते हैं। सुनिए क्या होता है। देखिए, ग्रंथि जो होता है ना, ग्लैंड, ये 2 टाइप का होता है, ठीक ना। 2 टाइप का होता है, एक अंतःस्रावी होता है और एक बहिर्स्रावी होता है, ठीक है। एक अंतःस्रावी होता है, एक कौन सा होता है? एक होता है बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि होता है। क्लियर? देखिएगा, जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है, यह यह जो है कि आपको अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है, ये रिलीज किसको करता है? तो ये रिलीज करता है हार्मोन को। किसको करता है? हार्मोन को जो है कि आपको हार्मोन रिलीज करता है। और जो हार्मोन होते हैं ना, वो किसके साथ ट्रेवल करते हैं? वो किसके साथ आगे की ओर बढ़ते हैं? तो ब्लड ब्लड के साथ मिलते हुए आगे की ओर जो है कि आपको बढ़ते हैं। और जो बहिर्स्रावी होता है ना, वो एंजाइम को निकालता है। किसको रिलीज करता है? एंजाइम को निकालता है। और एंजाइम हमेशा ब्लड के साथ नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। इसके लिए एक अलग डक्ट, नली, पाइप की आवश्यकता होती है। तो जो भी आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि होगा ना, उसके लिए एक अलग नली, डक्ट या पाइप की आवश्यकता होती है। जैसे लार देखते हैं, तो लार आपके मुंह में बनता है, लेर जिसको कहते हैं, तो क्या ये ब्लड के साथ बन रहा है? नहीं, इसके लिए ऑटोमेटिक बन जा रहा है ना। अगर कोई खट्टा पदार्थ रखते हैं तो मुंह में ऑटोमेटिक लार बनने लगता है। क्या ये ब्लड के साथ आ रहा है? नहीं आ रहा है। सुनिएगा, आंसू जब रोते हैं तो ये क्या ब्लड के साथ आंसू को हम निकालते हैं? नहीं ना निकालते हैं। अलग से इसका पाइप जो है कि आपको होने वाला है, जिससे अलग से ये निकलता है। जैसे दूध का स्रावन देखते होंगे, दूध निकलता है तो क्या ब्लड के साथ दूध निकलता है? नहीं निकलता है।
ये अलग निकलता है। जैसे कान में गूंज होता है तो उसको कहते हैं मोम ग्रंथि कहते हैं, सेरोमीन ग्लैंड उसको कहा जाता है। क्या वो ब्लड के साथ रहता है? नहीं, वो अलग से रहता है। जैसे आंख में सुबह सुबह उठते होंगे तो किच्चिर को देखते होंगे, है ना, उजला उजला भाग जो आपको रहता है, वो क्या ब्लड के साथ रहता है? नहीं, अलग से जो है कि आपको आता है। तो ये सब कैसा ग्रंथि हो गया? ये सब अंतःस्रावी हुआ कि बहिर्स्रावी हुआ? ये सब का सब जो है कि आपको बहिर्स्रावी बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि हो गया। एंजाइम। और लीवर की बात करेंगे, लीवर भी सबसे बड़ा जो है कि आपको बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा जो है लीवर। कि आपको लीवर होता है। क्लियर है? अब आते अंतःस्रावी ग्रंथि। ये अंतःस्रावी ग्रंथि किसके साथ ट्रेवल करेगा? तो यह निकालेगा हार्मोन को। हार्मोन जैसे ही निकालेगा तो ये ब्लड के साथ ट्रेवल होगा, और ब्लड के साथ जैसे ही ये ट्रेवल होगा तो इसमें बहुत सारी ग्रंथियां, जैसे दिमाग के पास बात करेंगे, दिमाग जहाँ है ना, ब्रेन, उसी में एक हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, उसी में एक थैलेमस होता है, उसी में पिनियल होता है, उसी में प्यूटरी होता है। उसी उसके नीचे जब गला के नीचे चलिएगा तो यहाँ पर जो है कि आपको थाइमस ग्लैंड जाएगा, है ना, गला से नीचे छाती के पास। और यही किसका निर्माण करता है बच्चों में? प्रोटीन निर्माण का काम जो है कि आपको करता है। वही अगर गला के पास देखिएगा तो यहाँ पर थायराइड हो जाता है, और यही थायराइड ग्रंथि में विस्तार हो जाता है। तो अब देखते होंगे पहले के जमाना में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा रोग। घेंगा रोग में कौन प्रभावित करता है? तो यही थायराइड ग्लैंड जो है कि आपको क्या होता था? प्रभावित होता था। इससे निकलने वाला जो भी सारा हार्मोन है ना, ये सब किसके साथ चलेगा? तो ये सब के सब जो है कि ब्लड के साथ जो है कि आपको ट्रेवल करेगा। किसके साथ ट्रेवल करेगा? स्पाइनल कोड भी हो सकता है सर। स्पाइनल कोड में ग्रंथि कहाँ है स्पाइनल कोड में कि आप स्पाइनल कोड को जोड़ दीजिएगा? वो हड्डी का एक जो है कि आपको ब्रेन का हिस्सा है। ग्रंथि की ना बात हो रही है, यहाँ ब्रेन की बात थोड़ी ना हो रही है। ये ब्रेन के अंदर ग्रंथि है जिसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिनियल, प्यूटरी, थाइमस, है ना। उसके बाद नीचे चलिएगा तो पेनक्रियाज के ऊपर जो है कि आपको आएगा, पेनक्रियाज आएगा, एड्रिनल ग्लैंड जो है कि आपको आएगा। ये सब ग्रंथि हो, है ना। हाँ, क्या बोले? एक सर ये जनन वाला होता है ना, हाँ, मिश्रित मिक्स वाला, पेनक्रियाज ये मिक्स वाला। और उसके बाद जनन ग्रंथि जिसको जो है कि गुनाड ग्लैंड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ये भी जो है कि आपको देखिएगा तो ये भी जो है कि आपको अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जो है कि आपको होगा। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से। आगे चलते हैं। उपास्थि, कार्टिलेज। कार्टिलेज हमेशा देखिएगा तो कैसा होता है? मुलायम होता है। कैसा होता है कार्टिलेज? मुलायम जो है कि आपको होता है। और यह हड्डी के सिरों पे पाया जाता है। कहाँ पे? हड्डी के सिरों पे जो है कि आपको पाया जाता है। और ये लचीला होता है, ये भी संयोजी उत्तक का होता है। कान की अस्थि, नाक की अस्थि, यह सब कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक जो है कि आपको होने वाला है, और ये उपास्थि का होगा। आगे चलते हैं। हड्डी, हड्डी जो है कि कड़ा होता है, कठोर होता है। कंडरा, कंडरा को कहते हैं टेंडन। अच्छा बताइए, टेंडन किसको किसको जोड़ता है? याद आ रहा है? मांसपेशियों की अस्थि से। एक था एमबीटी, एक था एमबीटी, एक था बीबी। बताइए क्या था? मांसपेशियों को अस्थि से। बीबीएल था। क्या था? बीबीएल था, BBL। है ना। और था, एक था एमएमएस। यही ना तीन गो था? यही ना तीन गो था, है ना। पहला है एमबीटी, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक नहीं। एम से हो गया मसल्स, बी से हो गया बोन, और टी से क्या हो जाएगा? टेंडन। यही टेंडन जो है कि आपको क्या करेगा? टेंडन को ही कहते हैं कंडरा। देखिए, कंडरा मांसपेशी को अस्थि मतलब हड्डी से जोड़ रहा है, ये मसल्स को बोन से जोड़ रहा है। क्या दिख रहा है? क्लियर है? दूसरा है बीबीएल, बी से बोन, बी से बोन को, एल से कौन जोड़ता है? लिंगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लिंगामेंट जो है कि आपको जोड़ता है। इसी को स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। और एमएमएस का आप लोग बताइए। हाँ, सिलेक्सियोर जो है कि आपको मांसपेशी को मांसपेशी से जो है कि आपको जोड़ता है। यही तीन गो जो है कि आपको था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो संयोजी उत्तक फिर खोज लीजिए। ये पेशी उत्तक जो होता है ना, यही जो है कि सेलुलर टिश्यू, यही जो है कि आपको संयोजी उत्तक नहीं है। जबकि उपास्थि, है ना, ये जो है कि आपको उपास्थि, ये उपास्थि अभी पढ़े हैं, संयोजी उत्तक था। बसा, फैट जो है कि आपको होता है, ये भी संयोजी उत्तक होता है। और अस्थिरज्जु, है ना, अस्थिरज्जु भी संयोजी उत्तक होता है। एक जो है कि आपको कौन? ये हो गया सेलुलर टिश्यू जो है कि आपको संयोजी उत्तक नहीं होता है। ब्लड प्रेशर को व्यक्ति क्या हो, अच्छा सुनिएगा, ब्लड प्रेशर का व्यक्ति क्या हो जाता है? अच्छा, ये 120/80 पूछ रहा है। 120/80 अभी जस्ट बताया है। ऊपर को क्या कहते हैं 120 को?
सिस्टोलिक कहते Systolic. हैं, और नीचे को सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो है कि आपको कहते हैं। ऑप्शन Diastolic. नंबर ए जो है किसका हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपको हो जाएगा। बीपी अगर बढ़ जाएगा तो उसको कौन सा टेंशन, हाइपोटेंशन। Hypertension. हाइपोटेंशन, Hyper. हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन, है ना, Hypertension. हाइपरटेंशन। हाइपर या सब और हाइपर बीपी और जब घटेगा घट तो जाएगा तब हाइपर कौन सा टेंशन, हाइपर Hypotension. हाइपोटेंशन, है ना, तब हाइपोटेंशन जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, आगे स्पिग्नोमेगालिस। चलते हैं। और बीपी को जो है कि आपको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको Magnetometer. करते हैं। 153वां नंबर सवाल है कि किसने शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है, तो किसके एक चक्र में एक ही बार जाता है, तो यह जाता है मछली के जो है कि आपको हृदय में जिसका एक चक्र में एक ही बार जो है कि आपको दो ही जाता है। होता है हाँ सर, वही ना, जिसका दो हाँ, अथी इसमें जो होता है है। कि आपको कक्ष सर की बात भार्गव करेंगे, ना कक्ष बोलते हो कितना, तो हाँ कक्ष या कक्ष नहीं, कक्षा कहेंगे। भल्व का मतलब हो गया चेम्बर। भल्व का मतलब हो गया कि चेम्बर या फाटक हो गया। तो ये चेम्बर और अच्छा। फाटक जो है कि इसमें कितनी होती है, इसमें दुइये को जो है कि आपको चेम्बर या फाटक जो है कि आपको होता है ना, मात्र दो को जो है कि आपको होता है। एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसीलिए क्या लिखा है कि किसमें शरीर के एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जो है कि आपको जाता है। मतलब एक बार गया और एक बार निकल गया, मतलब एक ही बार गया, फिर दूसरा बार आएगा तो एक ही बार आएगा, फिर तीसरा बार आएगा तो एक ही बार आएगा, मतलब एक बार जा रहा है एक बार निकल जा रहा है मछली में। पक्षी में 4 ना आगे होगा चलते सर? पक्षी में जो है कि आपको 4 गो जो है कि आपको चेम्बर जो है कि आपको होता है। उभयचर में 3 गो होता है ना, स्तनधारी में 4 मनुष्य गो में भी चेम्बर होता 4 है। गो। स्तनधारी में मनुष्य आता है, ठीक है ना। हाँ आगे हाँ। चलते हैं, मछली में 2 गो आता है, ठीक है। और सबसे अधिक जो है कि हृदय की बात करेंगे, हृदय का जो है कि देखिएगा सबसे अधिक किसमें होता है बताइए, तेलचट्टा में कॉकरोच में सर। होता है। 13 गो जो है कि आपको होता 13 है इसमें, ठीक ना। मछली में 2 गो बता ही दिए, मेढक में 3 गो होता है, पक्षी में 4 गो होता है, और चौथा जो होता है ना अविकसित होता है। केचुआ, मगरमच्छ केचुआ में में भी सर 4 गो होता है और चौथा अविकसित होता है। कछुआ, केचुआ में 8 गो चेम्बर होता है। मनुष्य में 4 गो और सांप में 3 गो चेम्बर होता है। हो गया, सब यही है, इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा। एक और सर, ये ठीक। जो सरीसृप होता है ना सर, उसमें कितना होता है सर सरीसृप? 3 ना होगा हाँ, उसमें? रेप्टाइल्स में भी जो है कि 3 गो जो है कि आपको होगा। रेप्टाइल, मगर सांप सर किस में उसमें आ गया, देता है रेप्टाइल्स में अपवाद भी। में, उसमें देता है कि घड़ियाल और मगरमच्छ कॉकरोच पूछा इसमें जाता है 4 सर, होता है। हाँ, तो तिलचट्टा पूछा घड़ियाल और जाता है। मगरमच्छ में जो है कि आपको 4 गो होता है रेप्टाइल्स वर्ग से, और चौथा जो होता है ना अविकसित होता है। कौन सा अविकसित, जो चौथा चेम्बर जो होता है वो अविकसित चेम्बर होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। इतना ही पूछेगा, आगे चलते हैं। उभयचर वाला किसमें 3 होता है? 3 होगा हाँ। हाँ, तो मेढक ये है ना में, क्वेश्चन में, पक्षी में यही ना कितना जो होता है? पक्षी में पक्षी ना में लिख रही है 4। 4 गो, तब तो लिख ही दिए, फिर लिख दें क्या साइड में, लिखिए नहीं सांप, ठीक है सर। सांप में तिलचट्टा 3, पूछा जाता है सर एक। मनुष्य में 13। लिख देते हैं सब, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मनुष्य में 4, केचुआ, केचुआ में होता है 8 गो, मगरमच्छ, 4 मगरमच्छ में 4 गो, मेढक, मेढक में 3 गो, मछली में 2 गो, और कॉकरोच पक्षी 4। 13 गो। ठीक है, 13 गो, इतना ही होता है। चलते हैं आगे। मगरमच्छ उतना बड़ा है सर, उसमें 4 ठो होता है। तो बड़ा हो गया का मतलब बड़ा कि से अब हाथी उतना बड़ा है, स्तनधारी में हाथी आता ओकरा में 4 गो होता है, तो कहिएगा कि हाथी कॉकरोच में 4 इतनी गो है सर, उसमें 13 गो है। मतलब ये कैसे तर्क लगा दिए कि मतलब कि इतना साइज बड़ा से शरीर नहीं होगा होता तो है। चेम्बरों का संख्या, अरे तो चेम्बर का जो है कि साइज बड़ा होगा, आया समझ में, कि बोल रहे हैं कि चेम्बर की संख्या बढ़ा देने के 13 लिए। गो बूंदो भर देंगे तो नहीं पता चलेगा सर। साइज बड़ा होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा तर्क कहाँ से लाते हैं आप लोग सोच के कि साइज बड़का है तो इसका बड़का होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एक सौ चौवन क्या बोल रहा है, यदि पिता द्वारा बच्चा को X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है तो लड़का होगा कि लड़की, बताइए। लड़की। बहुत अच्छा से लड़की समझाया, होगा, वाई मिलेगा तो अच्छा लड़का। समझाया ना क्लास में। ये कहीं यस कोई सर। दिक्कत है, यस सर। कहे कि ऑटोसोम ऑलोसोम वाला कहानी याद आ रही होगी, याद यस आ रहा सर। है? यस सर। ऑटो कितना जोड़ा मतलब ज्यादा हो गुणसूत्र, गया 22।
कितना गोड़ा बाईस गुणसूत्र मानव में होता है? ऑटोसोम होता है। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र रहता है, 23 जिसमें जोड़ा। से 2 कैटेगरी में बांटेंगे, वो 22 कैटेगरी में और एक कैटेगरी में, ये ना 23 हो गया। 22 वाले को कहते हैं ऑटो में भर के जाता है तो ऑटोसोम, ऑलो में कम जाता है, ओला में तो इसको क्या कहेंगे? ओलोसोम। ऑलो ऑलोसोम है ना। 22 तो 22 कॉमन जो है कि आपको फीमेल से मेल से सबसे चला जाता था, 22 दूना 44। अब महिला में लास्ट जो क्रोमोसोम है वो एक्स है, पुरुष में लास्ट जो है एक्स वाई है। अगर यहाँ से एक्स आ गया, यहाँ से जो भी आएगा एक्स से आएगा, तो ये क्या पैदा करेगा? लड़की जो है कि आपको होगी। अगर ये वाई जाएगा, यहाँ से एक्स आएगा तो क्या होगा? लड़का होगा। बहुत अच्छा से बताए हैं और बहुत अच्छा से इसका विश्लेषण किए हैं। बन गया क्वेश्चन, मेंस का कलर सवाल है। ब्लाइंडनेस में एक्स न होगा, कौन सा? जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, नहीं, इसमें कलर एक्स ब्लाइंडनेस जो क्रोमोसोम होता से है ना, हाँ, ये प्रभावित जो होता है वो एक्से वाला जो है कि आपको करता है। क्या है कि वाहक जो होता है ना, वो वाहक जो है कि महिला ही होती है, उसको लेके जो है कि कौन ढो रही है? एक्स वाला ही जो है कि आपको ढोती है महिला, इसलिए एक्स क्रोमोसोम को जो है कि आपको प्रभावित जो है कि आपको करता है। इसलिए अनुवांशिक होता है ये। हाँ, अनुवांशिक जो है कि आपको होता है। देखिए, यही जो है कि चीजों को इतना लैंग्वेज में करके लिखा हुआ है ना। बाकी हम आपको सारा का सारा बता चुके हैं, है ना, बता चुके हैं। आगे चलते हैं। 155वां नंबर सवाल। 155वां बोलता है कि अग्नाशय में भोजन का पाचन, अच्छा अमाशय बोल रहा है। अमाशय का मतलब क्या हो गया? पेट हो गया। आइए बताएं है कि नहीं बताएं? फाउंडेशन वाले में हुआ है। पेट में कौन सा एसिड? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको होता है। और पेट का 3 गो भाग, पेट का 3 गो भाग, कौन कौन भाग पेट का 3 गो? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक जो है कि आपको पेट का जो है कि आपको भाग हो जो है कि आपको 3 गो होता है। और कार्डियक से ही कौन सा जो है कि आपको रिलीज होता है? तो कार्डियक से ही HCl जो है कि आपको रिलीज होता है, उसके बाद फंडिक, उसके बाद पाइलोरिक। और यही कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक में एगो जो भोजन को खड़ा करके रोक के रखता है, उसको क्या कहते हैं? नाम याद है तो बताइए। रुजी जो है कि आपको कहते हैं। बहुत बेहतरीन है ना, रुजी जो है कि आपको कहते हैं। और इसी जो है कि पाइलोरिक में दूगो जो है कि आपको ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम दूध का पाचन करना, और पेप्सिन का काम किसका पचाना? प्रोटीन का पाचन जो है कि आपको करना है। क्या बताया है ना क्लास में? कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलते हैं आगे, चलिए आगे। मेंस का सारा सवाल। अमाशय में गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको निर्माण होता है। अमाशय में ऑक्सीटॉक्सिन कोशिकाएं से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, तथा एंजाइम के साथ क्रिया कर वो तीव्र बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे लार या टाइलिन के द्वारा किया गया जो है कि आपको प्रभाव को क्या कर देता है? समाप्त जो है कि आपको कर देता है। अमाशय से निकलने वाले जठरस, पेप्सिन, रेनिन, यही सब लैंग्वेज में लिख दिया है यहाँ पर। चलिए आगे। पाचन तंत्र का फोटो लगाया है ना। सबसे पहले कहां से भोजन? तो मुख से जो है कि जाएगा। मुख के बाद जो है कि ऑसोफेगस, इसी को ग्रास नली कहते हैं, ठीक ना। ऑसोफेगस के बाद जो है कि आपको कहा जाएगा? पेट में जाएगा। पेट को स्टमक कहेंगे, अमाशय कहेंगे। पेट के बाद जो है कि भोजन कहा जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। किस में जाएगा? भोजन छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। उसके बाद भोजन कहा जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा, है ना। बड़ी आंत के बाद जो है कि भोजन कहाँ जाएगा? रेक्टम। रेक्टम के बाद जो है कि एनस के माध्यम से शरीर से मल के रूप में क्या हो जाएगा? मल के रूप में शरीर से बाहर जो है कि आपको हो जाएगा। आप चलते हैं। प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित? अच्छा, पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए? बताइए। बीज से। बीजे का ना भाग जो है कि आपको बताया था कि बीज का जो ऊपर निकला उसको क्या कहेंगे? प्रांकुर। जो नीचे गया भाग उसको क्या कहेंगे? मूलांकुर। यही मूलांकुर जाके बाद में क्या किसका काम करता है? तो यही जो है कि जड़ बनता है। कौन बनता है? जड़ बनता है। और यही प्रांकुर बाद में जाकर क्या बनता है? तना बनता है। क्या बनता है? तना जो है कि आपको बनता है। और यही के बारे में बताए थे कि जो प्रांकुर होता है और जो मूलांकुर होता है, प्रांकुर जो होता है ये फोटोट्रॉप होता है। याद आ रहा है? फोटोट्रॉप याद आ रहा है कि नहीं? अब मूलांकुर जो होता है ये जियोट्रॉप होता है। कौन सा ट्रॉप होता है? जियोट्रॉप जो है कि आपको होता है। क्लियर है? नेगेटिव पॉजिटिव होता है। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव वही वाला जियोट्रॉप, मतलब भूमि के अंदर, है ना। भूमि के अंदर जो है कि आपको जा रहा है ना। इसी पे जो है कि अब सब कुछ चर्चा किए थे। बीज एक प्रकार का अभोर्ण जो मूलांकुर, प्रांकुर और बीज पत्र होता है। बीज एक छोटे से अक्ष के साथ जो है कि अंकुरित होता है, जिसे प्रांकुर या पल्मोनी जो है कि आपको कहते हैं। और मूलांकुर इसको रेडिकल के नाम से जाना जाता है। प्रांकुर प्रांकुर जो है कि भ्रूण का एक हिस्सा है, जो पत्तियों वाले अंकुरन के रूप में जो है कि आपको विकसित होता है ना। यही जो है कि आपको बता दिया प्रांकुर, मूलांकुर, है ना।
और यही जो है कि आपको नीचे में क्या बन रहा है, धीरे धीरे जाकर जड़ बन रहा है, यहाँ पत्ती तना ये सब बन जा रहा है ना। मूलांकुर नीचे की ओर बढ़ता है और जड़ तंत्र का विकसित जो है कि आपको करता है, जो अभी हम आपको बताएं। आगे चलते हैं। एक्साइज लास्ट सेट है, 64 सीट का आया था, यही लास्ट मेंस है। इसके बाद अभी तक दरोगा का कोई पेपर नहीं हुआ है, लास्ट पेपर यही है ना। इसी को देखते हैं, लास्ट पेपर अंतिम बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा, आज खत्म कर देंगे। ठीक है, आते हैं तो साइंस का सारा सेक्शन आपका समाप्त आज हो जाएगा। फिजिक्स भी कर चुके हैं, केमिस्ट्री भी कर चुके हैं, लास्ट क्या चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है, ये आज समाप्त हो जाएगा। अच्छा खासा सवाल था। हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो चुका है, कहाँ थे? हुआ है। क्या बात करते हैं, केमिस्ट्री का पहले फिजिक्स पूरा किए, उसके बाद तब केमिस्ट्री किए, तब जो है कि बायोलॉजी किए, है ना। केमिस्ट्री में तो कितना 8-9 को पार्ट से ऊपर बना होगा, 1-1 घंटा प्लस का वीडियो, है ना। सब तो हो ही गया है, साइंस पूरा हो चुका है इधर से। खाली आपका उधर मॉडर्न खत्म करके मेडाइवल एशियंट नहीं किए थे शुरू, और उधर जो है कि हम कर दिए थे ज्योग्राफी शुरू कर दिए थे, यही ना हुआ था। उसमें मेडाइवल एशियंट बचा हुआ है ना, हिस्ट्री वाले पोर्शन में, क्या यही ना था? आवाज नहीं जा रहा है क्या? यस सर। चलिए आते हैं। इसके बाद यहाँ पर करेंगे शुरुआत, शायद करेंगे या तो करेंगे एशियंट या तो करेंगे हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स, दोनों में से कोई एक के होगा। इकोनॉमिक्स सर नहीं हुआ है, वहीं कर दीजिए। पूर्तिरोधी है, प्रतिजैविक है, रोगाणुनाशक है, पीड़ाहारी, है ना। देखिएगा तो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले कि पूर्तिरोधी में जो है कि आपको क्या होता है, कटा फटा घाव को जो है कि आपको साफ करने के लिए जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं पूर्तिरोधी कहते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या होता है, दर्द निवारक होता है। क्या होता है, दर्द निवारक नहीं होगा, जीवाणुओं को जो है कि आपको लड़ने से रोकना होता है, जो है कि आपको क्या, यह जो है कि आपको होता है बी का 4 दिया ना, ठीक है, बी का 4 जीवाणुओं को विकसित जो है कि आपको रोकना होता है। अच्छा, प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है ना, बायोटिक है। रोगाणुनाशक है, रोगाणुनाशक सी है, सी जो है कि आपको सी का दूध दिया है, सी का दूध नाला जल आदि को साफ करने में, रोगाणु को नाश करने में। और पीड़ाहारी दर्द निवारक को जो है कि दवा के रूप में पीड़ाहारी। इसमें 2 गो अगर मिल जाता तो आप आंसर लगा सकते थे, इसका कोई बड़ी बात नहीं थी। इंग्लिश से पता चल जाएगा सर, एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक है ना, रोगाणुनाशक और एनाल्जेसिक से दर्द निवारक है। एंटी जो है कि बायोटिक, जीवाणुओं को विकसित करने से रोकना, मतलब जीवाणुओं को नष्ट करना, एंटीबायोटिक दिया जाता है सर्दी बुखार इत्यादि में। और एंटीसेप्टिक से किसी चीज से, डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का एंटीसेप्टिक जो है कि आपको होने वाला, जिससे घाव इत्यादि की साफ सफाई जो है कि आपको की जाती है ना। आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक दवा हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया को विरुद्ध जो है कि उपचार करने में कारगर होता है। एंटीबायोटिक दवा बैक्टीरिया को मारता है और इन्हें प्रजनन करने से रोकता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो विषाणुओं को मार डालता है और उसको विकसित होने से रोकता है। सर्वप्रथम 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक जो है कि एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया था, जो पेनिसिलिन टेंटेनम नामक जो है कि आपको किससे, कवक से जो है कि आपको प्राप्त हुआ था। सल्फा ड्रग नामक जो है कि एंटीबायोटिक का निर्माण 1935 में, है ना, गरहार्ड जो है कि आपको डोमगक ने जो है कि आपको किया था। क्लोरो जो है कि आपको क्लोरम फेनिकॉल एंटीबायोटिक है, इसका निर्माण 1947 ईस्वी में किया गया। टेट्रा जो है कि आपको साइक्लिन एंटीबायोटिक है, इसका निर्माण 1948 में किया गया था, है ना। स्ट्रेपो जो है कि माइसिन का आविष्कार जो है कि आपको सेलमैन जो है कि आपको वैक्स मैन के द्वारा जो है कि आपको किया गया। एंटीसेप्टिक की बात करेंगे, यह सूक्ष्म जीव को विकसित करने से रोकता है तथा उन्हें नष्ट करता है। नाला जल नल इत्यादि को साफ करने में किया जाता है। इसमें क्लोरामीन होता है, म्यूक्रो जो है कि क्रोम होता है, निकोल होता है, टिंचर आयोडीन होता है ना। उसके बाद जो है कि आपको सोफ्रामाइसिन जो है कि सब इत्यादि दवाई जो है कि आपको होती है। और इसमें जो है कि आपको डिटॉल भी जो है कि आपको जानते हैं, है ना, डिटॉल एंटीसेप्टिक के रूप में जो है कि आपको काम करता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की बात करेंगे, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, नष्ट कर बीमारियों को रोकथाम करते हैं, इसे ही प्रतिजैविक कहा जाता है। और आम बोलचाल में प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक पदार्थ एक यौगिक होता है जो जीवाणुओं को मार डालता है, उसे
विकास होने से रोकता है। प्रतिजैविक औषधि कुछ जो है कि निश्चित जीवाणुओं को मोल्डर्स, फंजाई या बैक्टीरिया से जो है क्या आपको बनाया जाता है। विश्व का पहला एंटीबायोटिक जो है कि आपको कौन बना था, तो यही पेनिसिलिन जो है कि पेनिसिलिन। आपको बना था, कवक से प्राप्त हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था 1928 में जो है कि आपको खोजा गया था। प्रतिजैविक के कुछ उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, देख लीजिएगा। लास्ट चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। दवाई का ये सब एग्जाम्पल है। 158 बोल रहा है सवाल मिलाने के लिए। कूट को मिलाइए, कूट को मिलाइए। सेरिबेलम, अच्छा सेरिबेलम, उल्टी का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम। उल्टी का नियंत्रण नहीं, देखिएगा सेरिबेलम तो सेरिबेलम सब जब होता है ना खराब, सुनिएगा, सेरिबेलम जब खराब होता है तो चलने इत्यादि में हम लोग चल नहीं पाएंगे सही से। इधर चलिएगा तो इधर होगा, इधर चलिएगा तो इधर होगा। खड़ा होने में जब दारू आदमी पी लेता है, शराब पी लेता है, तो क्या खराब हो जाता है, ये बात बताए थे? सेरिबेलम खराब हो जाता है। चलिए 1 का 4 हो गया। चलने, खड़ा होने और संतुलन बनाने में काम जो है कि आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। हाइपोथैलेमस से देखिएगा तो शरीर का टेम्परेचर को शरीर नियंत्रित का करता तापमान। है ना। भूख का आना, प्यास का आना, प्यार का होना, दर्द का होना, दिल का टूटा, दिल का पीड़ा, सब यही से होता है। किससे होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस। 2 का 3 हो गया। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है कि आपको क्या है? सेरिब्रम अग्र बुद्धि मस्तिष्क, चेतना। मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो है कि आपको भाग है, और इसी में आईक्यू लेवल, मस्तिष्क का दिमाग, काउंटर, सब कुछ जो है कि आपको किसमें होता है? स्मृति इत्यादि होता है। ये होता है। क्या सब पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? हकीकत से बोलिए, जी सर। सब कुछ पढ़ाया होगा। मेडुला ऑब्लंगाटा की बात करेंगे। मेडुला ऑब्लंगाटा से उल्टी का जो है कि आपको जी का मचलना, उल्टी का आना, ये सब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा जो है कि आपको करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, सब जो है कि आपको बताया। सर ए और सी में सुनिए ना, हाँ बोलिए करण बाबू, बहुत दिन ए बाद और मिले सी हैं, बोलिए। ना, बहुत दिन ए बाद और हम सी, आते हैं जब। ए और सी में बड़ा कौन है? सेरिब्रम। ए और सी में सी बड़ा है दूसरा ना, सी सेरिबेलम। सबसे बड़ा है। सॉरी सी बड़ा है। मस्तिष्क का 80% हो का जाएगा सबसे बड़ा सी, भाग यही अब ना। 20% हो और जाएगा ये सबसे ए। बड़ा है अग्र मस्तिष्क। ओहो, 3 भाग में इसको बताए थे। अग्र मस्तिष्क, अब देखिए मस्तिष्क को कितने भाग में काउंटर किए थे, कितने भागों में तोड़े थे? 3। 3 भागों में तोड़े थे। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, और पूरे ब्रेन का भी सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम। उसके बाद अग्र मस्तिष्क का 3 भाग में सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलेमस होता है। मध्य मस्तिष्क का 2 भाग होता है, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल होता है, ठीक ना। और पश्च मस्तिष्क का 2 भाग होता है, सेरिबेलम एक और होता है मेडुला। सेरिबेलम और सेरिबेलम। दूसरा क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा जो है कि मेडुला आपको होता ऑब्लंगाटा। है ना। देखिएगा, तो सबसे पहले आप सेरिब्रम की बात करेंगे। इसी को ही जो है कि ब्रेन का दिमाग कहा जाता है। आईक्यू लेवल, चिंता, स्मरण शक्ति, जो भी याददाश्त इत्यादि है, सब कहाँ नियंत्रित होता है? सब का सब जो है कि आपको सेरिब्रम एक चीज और में जो है कि सर, आपको रहता है ना। हाँ, एक चीज सेरिब्रम में और रहता है। पूछना। ठीक है, हाँ बोलिए। एगो होता है हाइपर टेंशन, एगो होता है हाइपोटेंशन। सॉरी 2 बार वो बता तो चुके अथी हैं है, बीपी में होता है। क्लास में 2 बार आज कहते बताया। हैं बीपी में होता है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये क्लास में अभी तक 3 बार आया है। जब से क्लास शुरू हुआ है पिछले 1 घंटे से 3 बार आया। आज हाइपरटेंशन हुआ का है मतलब खाली। होता है बीपी का बढ़ जाना। बीपी का जब बढ़ जाइएगा तो क्या होगा? तब जो है कि आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, है ना। हाइपोटेंशन का मतलब होता है घटेगा क्या? तो। बीपी का घट जाना, है ना, घट जाना। तो जैसे आपका किसी से दुश्मनी होगा तो उसको देखिएगा तो हाइपरटेंशन में चले जाइएगा, और जिससे आपको प्यार होगा उसको देखिएगा तो आप हाइपोटेंशन में चले जाइएगा। ठीक है, जी तो सर। बीपी घट जाएगा सर। हाँ तो बीपी घटना ही तो आवश्यक है। बढ़ जाएगा तो एक आध झापड़ कहीं दे ज्यादा देंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत ना हो घटना भी जाएगा। हानि करेगा सर। तो फिर वहां पे जो रहेगा वो अपना चीनी, पानी और नमक का घोल पिलाएगा इनको, और क्या, है ना। इतना भी तो केयर कर ही सकता है आदमी। सर आपको आगे पिलाए चलते होंगे ना सर? हैं। तोरी के जरा मेरे पे काहे के लिए आ जाते हैं? हम पढ़ा रहे हैं, हाइपो और हाइपर टेंशन का शिकार थोड़ी ना हुए, है ना। शिकार होते हैं तो क्लास मैडम बंद जी करके घर पिलाए चले होंगे जाते हैं, आपको। है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा। यही ब्रेन का जो है कि आपको भाग था, यही ब्रेन का अग्रभाग जो है कि आपको था, जिसको क्या कहेंगे? अग्रभाग को। अग्रभाग को जो है कि सबसे बड़ा भाग जो है कि आपको कौन सा है? यही जो है कि आपको सेरिब्रम जो है कि आपको होगा,
है ना। सेरिब्रम जो है कि आपको होगा, और यहीं पर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको सेरिबेलम यहाँ दिख रहा है, सेरिबेलम जो है कि आपको होगा। नीचे में स्पाइनल कोड जो है कि आपको जाता है, कौन जाता है, स्पाइनल कोड जो है कि आपको जाता है ना। आगे चलते हैं। सेरिब्रल ब्रल का उसका क्या काम रहता है? अच्छा, सेरिब्रल पेंडिकल का सबका बता दे क्या? और चलिए तो सबका सुन लीजिए। थैलमस की बात करेंगे। थैलमस जो होता है ना, पहला का तो बता दिए, स्मरण शक्ति इत्यादि यस होता सर, है। हो दूसरा गया। आपका कौन हो गया? दूसरा हो गया आपका थैलमस। थैलमस से आपको जो है कि गर्म लगेगा, ठंडा लगेगा, दर्द होगा। बाहरी वातावरण का अगर आवरण होगा ना, जो है कि अनुभव। बाहरी वातावरण से अगर आपको लगेगा कि हाँ बाहर से अगर ठंड लग रहा है, तो ये किसके कारण होगा? ये थैलमस। जैसे अभी का मौसम है, अभी का मौसम है कि कभी कभी ठंड लगेगा, कभी कभी गर्मी लगेगा, तो ये किसका नियंत्रण है कर रहा है? तो ये थैलमस कर रहा है, मतलब बाहरी का वातावरण से आपको ये रूबरू करवा रहा है, ठीक है। और तीसरा हो गया कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करेंगे ना, ये शरीर के अंदर की गर्मी को दिखाता है, शरीर के अंदर के जो है कि ठंडी को दिखाता है ना। कौन? हाइपोथैलेमस दिखाता है। ये तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के अंदर भूख प्यास का आना, प्यार का आना, घृणा का होना, नींद का होना इत्यादि कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है ना। हाइपोथैलेमस जो है कि आपको करता है, ठीक है। इसे इमोशन सेंटर ऑफ ब्रेन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इमोशन सेंटर ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को जो है कि आपको कहा जाता है, क्लियर है। और एक अब कौन बचा? मध्य मस्तिष्क में चलते हैं। मध्य मस्तिष्क में दो भाग, एक कार्पोरा था और एक सेरिब्रल पेंडिकल था। कार्पोरा का काम होता है कि जो देखते हैं, सुनते हैं, उसको जो सिग्नल कहां तक लेके जाता है? ब्रेन तक लेके जाता है और ब्रेन के कार्पोरा में पहुंचाता है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? देखने और सुनने का नियंत्रण काम कौन करता है? कार्पोरा करता है। एक हो गया सेरिब्रल पेंडिकल हो गया। यह सेरिब्रल पेंडिकल की बात करेंगे, यह ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। किसको? किससे? ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। कौन? सेरिब्रल पेंडिकल जो है कि आपको जोड़ता है। अब पश्च मस्तिष्क का दो भाग था, कौन कौन? ये सर पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम दो और भाग, मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम के बारे में आपको पता ही है कि सेरिबेलम को दूसरा दूसरा सबसे मस्तिष्क जो है बड़ा। कि आपको कहा जाता है, और यह संतुलन, शरीर को खड़ा होने में संतुलन बना के रखता है। और दारू शराब इत्यादि जब नशा कर लीजिएगा तो यही सेरिबेलम काम नहीं करेगा, जिससे आदमी क्या होता है? गिरता है, चलता है, एक कदम लगता है, 10 कदम चल रहा है, धड़फड़ा के गिरता है। कौन? सेरिबेलम खराब हो जाने के कारण, ठीक है ना। और एक कौन होता है? एक है मेडुला मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा ये मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग अभी दिखाया है मैं आपको। और ये किसको नियंत्रित करता है? उपापचय क्रिया कैटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है, आहार नाल को यह नियंत्रित करता है, पाचन तंत्र को यह नियंत्रित करता है। और यही जब पाचन नहीं हो पाता है, देखते हैं कभी कभी बहुते खा लेते गर्मी में, तो पाचन नहीं हो पाता है, सही से एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, तो ब्रेन में पहले से ही चलने लगेगा कि अब उल्टी होगा, अब उल्टी होगा, अब उल्टी होगा, आधा के फेंक देता है आदमी बाहर। तो ये कौन सारा का सारा नियंत्रित कर रहा है? तो ये सारा का सारा नियंत्रित कर रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा से नियंत्रित हो रहा है। कि एकाएक थोड़ी ना उल्टी हो जाता है, रहता है 2 4 5 10 मिनट पहले माहौल बनते रहता है कि अब उल्टी हो जाएगा, हो जाता है ना। एकाएक नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सब हो गया, ब्रेन पूरा हो गया। सर उंगली भी लगाता है लोग मुंह में तो हो जाता है। अरे तो उंगली लगाता है कब? जब आपका होने का रहेगा तब ना, कि जबरदस्ती उंगली लगा दीजिएगा, है ना। कोई नहीं कहता इसको उल्टी वो करवा, जब उंगली प्रोसेस लगाकर में रहता है करवाता तब ना सर, ऐसा अरे तो थोड़ा उल्टी होगा। करवाते तो वो एक्टिव किसको करता है? तो फिर वही जाके फिर ब्रेन को एक्टिव करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा को एक्टिव करता है, ठीक है ना, तब जाकर होता है। यस सर। 159 नंबर सवाल, 159 नंबर सवाल की तरफ आ गए। आइए 159वें नंबर पर आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। 159वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु का अभिगमन का सही क्रम कौन सा है? अच्छा रुक जाइए, आंसर तो सब देख लिया होगा, लेकिन चलिए अब बताइए। देख लिए थे आंसर ना? हाँ, आंसर तो देख लिया होगा। बुक है सर। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है कि आपको सांस लेंगे, ठीक है ना। सांस लेंगे, सांस जो है कि आपको लेने के बाद जो है कि आपको क्या होगा? तो फिर जो है कि आपको सांस लेंगे तो सबसे पहले जो है कि आपको कहाँ कहाँ, इसका छोड़ दीजिए, आप अपने हिसाब से बताइए, है ना। इसका छोड़ दीजिए, देखते हैं किनका किनका याद है ना। सबसे बताइए, पहले तो शुरू नाक ही कीजिए होगा कोई। सर। पहले नाक हो जाएगा, नसा उसको छिद्र, नसा छिद्र से हम स्टार्ट करवा दिए हैं। आगे आप लोग समझिए क्या क्या कपाट, उसके बाद कपाट, कपाट, फेरिंक्स, नासिका लैरिंक्स, कपाट, हाँ, ब्रोंकाई, नासिका ब्रोंकियोलिस, छिद्र, नासिका अल्वोली। कपाट, बहुत फेरिंक्स, बेहतरीन। लैरिंक्स, नासिका छिद्र, ट्रैकिया, ठीक है। फेरिंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंकियाई, ट्रैकिया ब्रोंकियोलस, एल्वोली और अल्वोली। यस सर।
ठीक है, हो गया, बहुत बेहतरीन है। नसा छिद्र होगा, नासिका कपाट होगा, तब ग्रासनी होगा, तब जो है कि आपको क्या होगा, स्वर तंत्र जिसको लैरिंग्स कहते हैं, उसके बाद जो है कि श्वास नली इसको ट्रैकिया कहते हैं, फिर ब्रोंकियाई को कहते हैं, फिर ब्रोंकियोलस होता है, और फिर गुच्छेदार को क्या कहते हैं, एल्बोली कहा एल्बोली। जाता है। एल्बोली से फिर ब्लड में एल्बोली जाता कहते है, हैं। ब्लड से फिर कहाँ जाता है, सेल में जाता है। और सेल में कैसी श्वसन होती है, ऑक्सी की अनॉक्सी की दोनों टाइप का। सेल में ऑक्सीजन अनॉक्सी होता है सर, अनॉक्सी। अनॉक्सी होता है सेल के अंदर अनॉक्सी, लेकिन सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया में कैसा, ऑक्सी ऑक्सी होता ऑक्सी है। श्वसन जो है कि आपको होता है। क्लियर है ना, सेल के अंदर जी सर। माइट्रोकॉन्ड्रिया में कैसा, अनॉक्सी। तो सबसे पहला नसा का नली, नसा के नली को नसिका कपाट कहते हैं। नसा नली, नसा जो है कि आपको कपाट, उसके बाद स्वर जो है कि आपको तंत्र, इसको स्वर तंत्र डायरेक्ट आगे बढ़ा दिया, इसको कहाँ ले गया, नासिका कपाट ग्रेसनी को छोड़कर इसको जो है कि लैरिंग्स पर ले गया, ठीक ना। लैरिंग्स के बाद इसको ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद जो है कि आपको श्वास नली, या श्वास नली मतलब कि एल्बोली पर ले गया, सॉरी ये श्वास नली वाला हो गया, है ना। ये जो है कि आपको ट्रैकिया के बाद जो है कि आपको ब्रोंकियाई में ले गया, वो ब्रोंकियाई को ही सांस नली कहते हैं, ब्रोंकियाई हो गया, फिर जो है कि ब्रोंकियोलस, फिर एल्बोली। आई तीनों भाग को क्या लिख दिया, तीनों भाग को फेफड़ा डायरेक्ट जो है कि आपको लिख दिया, ठीक है ना, फेफड़ा। अगर इसका इंग्लिश में अगर सवाल रहता ना, तो हिंदी इतना जो है कि झमेल खड़ा नहीं करता, इंग्लिश में देख के मार दीजिएगा। बायोलॉजी वाला जितना सवाल होगा सबको इंग्लिश में देख के जो है कि मार दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात हिंदी से नहीं होता है। हिंदी में हार्ड थोड़ा है सा सर गड़बड़ा बायोलॉजी जाएगा, में। है ना, हिंदी थोड़ा सा इधर उधर सब जगह मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले है कि सबसे पहला है नासिका छिद्र, हम तो बता ही दिए हैं, अब इसको क्या ही बताना है ना, जी सर, ये तो फिर पूरा अच्छे बता से देते पढ़ा हैं। है। सबसे पहला नासिका छिद्र हो जाएगा, नासिका छिद्र के बाद नासिका कपाट, नासिका कपाट के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जो है कि आपको लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस के बाद क्या, ब्रोंकियोलस के बाद एल्बोली। एल्बोली जो है कि आपको होता है। इस एल्बोली में गुच्छेदार एल्बोली होता है, इसी में वायु आकर रुकता है और यहीं पे ब्लड आता है, और ब्लड यहाँ पर कौन सा गैस को रिलीज कर देता है, ब्लड यहाँ पर आकर कौन सा गैस को रिलीज करता है, CO2 गैस को रिलीज करता है, बहुत बेहतरीन। और कौन से गैस को लेकर यहाँ से चला जाता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर जो है कि आपको चला जाता है। और ये लेकर जब जाएगा हर एक सेल के पास, तो सेल के अंदर घुसेगा तो अनॉक्सी श्वसन, और फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसेगा तो कैसा श्वसन। ऑक्सीजन। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है, उस क्रेब्स साइकिल के दौरान कौन सी गैस निकलती है, क्रेब्स साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ CO2 गैस निकलती हुई है ना, गैस बहा के फिर इसमें ब्लड में मिलता है कि CO2 इसको मिलता है, नहीं तो क्या CO2 कहाँ से मिलेगा, वही गैस होता है, घुमाने ठीक के है। लिए ले जाता है। हाँ उसी को जो है कि एक होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। मोनोऑक्साइड ये जो है कि ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करता है। कभी कभी इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ता है और लेके अपना घर घुमाता है। और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को घुमाएगा जो है कि आपको क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा धीरे धीरे करके आदमी क्या हो जाएगा, मर जो है कि आपको जाता है ना, मर जाता है। क्लियर, आगे चलते। इसीलिए बोलता है कि बंद कमरा में कभी आग जलाकर रात को नहीं सोना चाहिए ठंडे के दिनों में, है ना। गोईठा में आग सबसे ज्यादा निकलता ना सर। आग जलेगा, गोईठा हो, कोयला हो, पेपर हो, जो भी जलाइए, आग जलेगा, धुआं निकलेगा, धुआं में कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा तो ये फिर कहाँ जाएगा, फेफड़ा के अंदर जाएगा, फेफड़ा के एल्बोली के पास जाएगा, एल्बोली के पास तो ब्लड आ रहा है। अब ब्लड तो किसको पसंद करता है ऑक्सीजन से ज्यादा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद करता है, इसलिए घुमाने के लिए लेके चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर ये गंधहीन और रंगहीन दोनों होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ गंध नहीं होता है ना, रंग होता है इसका, दोनों जो है कि आपको नहीं होता है। देखिए हम जो बताया वही लिखा है ना, श्वास नलिका, फेफड़ा, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस, एल्बोली, है ना। उसके बाद जो है कि परिसंचरण तंत्र, हृदय हो गया, धमनी हो गया, सीरा हो गया, ब्लड हो गया, इस सब के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। मतलब बता रहे हैं, सांस हम लोग लेते हैं तो उतना जगह पहुंचता है। हाँ तो हम नई लोग बात सांस समझे, क्या लेते बोले, हैं फिर से ऊर्जा बोलिए। के लिए लेते हैं, ऊर्जा के लिए। सांस जो मतलब हमारा होता है ना, श्वसन तंत्र वाला वीडियो देख लीजिएगा। सांस हम जो लेते हैं ना, उसमें हमें क्या होता है, ऊर्जा और उष्मा की प्राप्ति होती है, उससे हमारा उष्मा भी हमारे शरीर को मिलता है और साथ साथ ऊर्जा भी मिलता है। ऊर्जा कब मिलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। और कितना एटीपी का जो है कि आपको निर्माण होकर एक बनता है ग्लूकोज,
38 एटीपी, लेकिन 38 एटीपी से ग्लूकोज बनता है। और जैसे ही ग्लूकोज बनेगा तो हमारे शरीर में क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। अब ऊर्जा। सांस जब आदान प्रदान करते हैं ना तो हमारा शरीर हीट भी होता है, उष्मा भी प्रदान होता है। कभी मरे हुए आदमी को हम एग्जाम्पल भी आपको बताए थे कि मरे हुए व्यक्ति को जब कभी आप छुइएगा ना तो उसका जो है कि बॉडी जो है कि आपको ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा जो है कि आपको होता है। लेकिन जीवित व्यक्ति का बॉडी ठंडा नहीं होता है। क्या के लिए? श्वसन क्रिया नहीं हो रहा है, इसलिए बॉडी जो है कि आपको ठंडा हो गया। तो बॉडी दो टाइप, एक तो ऊर्जा भी देता है और साथ साथ क्या देता है? एक उष्मा भी जो है कि आपको प्रदान जो है कि आपको करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 160वां नंबर सवाल। 160वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि भूतृष्णा के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अमाशय का मतलब क्या हो गया? अमाशय का मतलब हो गया पेट हो गया। क्या हो गया? पेट हो गया। अब पेट में जो होता है वो HCl निकलता है। कौन निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है? तो ये अम्लीय होता है। बहुत बार चर्चा किए हैं, है कि नहीं? हाइड्रोक्लोरिक कैसा होता है? तो अम्लीय जो है कि आपको श्रावण जो है कि आपको करता है ना, अम्लीय करता है। लेकिन पीत रस जो होता है वो कैसा होता है? बताइए। क्षारीय होता है। वो जो है कि आपको क्षारीय जो है कि आपको होता है। तो अच्छा, तो ये बात बताइए कि पीत रस एक तरफ से मांगता है छोटी आंत और एक तरफ से मांगता है आपको क्या? LAT, लेट जो है कि आपको मांगता है। यही ना दूगो मांग रहा था। लेट किससे मांगता है? लेट किससे मांगता है? अमाशय से नहीं, अग्नाशय से मांगता है। किससे? अग्नाशय से जो है कि आपको मांगता है। और अग्नाशय से एक हार्मोन को रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है कि उसको भेजो मेरे पास LAT को भेजो। सिक्रेटिन। बहुत बेहतरीन है। सिक्रेटिन को जो है कि आपको करता है। लेकिन पिताशय को मांगने के लिए कौन सा जो है कि आपको रिलीज करता है? कोलोसिस्टोकाइनिन। बहुत बेहतरीन। कोलोसिस्टोकाइनिन जो है कि आपको करता है। और LAT का पूरा नाम क्या था? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन था। ट्रिप्सिन का काम जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में जो पचा हुआ होता है पेट में, इसको पेप्टाइड में बदल देना होता है। एमाइलेज का काम होता है स्टार्च या मंड को शर्करा के रूप में तोड़ देना होता है। और लाइपेज का काम होता है पाइसीकरण करना। किसका? फैट का। पित्त का जो है कि आपको पाइसीकरण करके जो है कि आपको किसमें? बसा और बदल जो है कि आपको देता है। क्लियर? फैटिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो है कि आपको बदल देता है। नहीं, क्षारीय नहीं, ग्लिसरॉल में जो है कि तोड़ता है। अम्लीय को क्षारीय जो है कि आपको तो ये बना दिया, पीत रस बना दिया, है ना। पीत रस जो है कि आपको बना देता है। अम्लीय भोजन को क्षारीय करके न्यूट्रल बना देता है, अलग अलग करके। ठीक है, ये जो है कि आपको कर देता है। पूरा तरीका से जो है कि आपको क्या हो गया? समाप्त हो गया आज। सर ये ऊपर में था एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्ट में अंतर, वो बता दीजिए जी। कहाँ पे है? वो क्वेश्चन के ऊपर था। अच्छा, ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्ट ये है ना? हाँ, देख लेते हैं इसको भी, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। एंजियोग्राफी का इस्तेमाल कर रक्त, इस पे चर्चा किए हैं, याद हमको आ गया, है ना। किनको किनको याद है कि इस पे चर्चा किए हैं? एंजियोग्राफी क्या होता है सुनिएगा। एंजियोग्राफी में रक्त नलिकाओं को जांच करने के लिए किया जाता है। और एंजियोप्लास्टी में इसका रक्त वाहिकाओं को ब्लॉकेज इत्यादि के उपचार करने के लिए किया जाता है। देखिएगा, एंजियोग्राफी जो होता है, जो आपकी नसें होती है ना, उस नस में कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे उस नस में ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज का पता करने के लिए कौन सा ग्राफी होता है? एंजियोग्राफी होता है। कौन होता है? एंजियोग्राफी। जबकि एंजियो जो है कि आपको प्लास्टिक की बात करेंगे, जहां पे ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को खत्म करना है तो उसके लिए कौन होगा? एंजियोप्लास्टी जो है कि आपको होगा। और इसी में ना हम आपको बताए थे कि जो है कि आपको इसमें जो है कि सीरा में काट कर जो है कि आपको ट्यूब भेजता है, ट्यूब के माध्यम से देखता है जहां पे ब्लड जो है कि जमा होगा, जहां पे नलिका जो है कि जमी होती है, वहां पर जाकर लिक्विड छोड़ता है। उसके बाद ब्लड को वहां पे पतला करके उसको साफ कर देता है, जिससे ब्लड का आवागमन जो है कि आपको सही सुरक्षित हो जाए। इसी क्लास में शायद हुआ है इस वाले से सेक्शन चर्चा। ठीक है, अब आते हैं, हम आपको बता दें आपका क्या क्या समाप्त हो गया। आइए जरा इस पे भी चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए आपका समाप्त क्या क्या हो गया, क्या क्या बचा है उस पे भी चर्चा कर लेंगे। समाप्त की बात करेंगे, पहला साइंसेस से बात करते हैं। फिजिक्स आपका हो चुका है, हुआ है ना। दूसरा केमिस्ट्री, ये भी आपका हो चुका है। तीसरा बायोलॉजी, ये आपका हो चुका है। चौथा बताइए, विविध हुआ है? यस सर, विविध हो चुका है। पांचवा की बात करेंगे। पांचवा जो है कि आपको कौन? मॉडर्न इंडिया हो चुका है जी सर। मॉडर्न इंडिया हो चुका है। छठा
ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी मतलब हो ही जाएगा ही है ना, हो ही जाएगा। अब आते हैं, अब बचा क्या क्या है। अब बचा है आपका एशियंट इंडिया जो है कि आपको बचा है, मिड इंडिया जो है कि आपको बचा है, ठीक है। वर्ल्ड जो है कि विश्व इतिहास, विश्व जो है कि आपको भूगोल, भूगोल बचा है, इकोनॉमिक्स बचा है, और क्या बचेगा, और बचेगा साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक जो है कि आपको बचेगा, है ना। ये इतना चीज जो है कि आपका बचा हुआ है, और इतना सारा चीज आपका समाप्त हो चुका है ना। समाप्त होने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विविध, मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी आपका समाप्त हो चुका है। बचने में अच्छा ये वो तो छूटिए गया जी, पॉलिटी छोड़ दिए सर। पॉलिटी है ना, पॉलिटी इतना बार ना पढ़ाया गया कि पॉलिटी याद नहीं रहता है ना। तो अब बताइए कि इस वाले में क्या स्टार्ट किया जाए। इधर के चीजों को छोड़ दीजिए, ये तीन चीज, या तो आप इसको, या तो आप इसको, या इकोनॉमिक्स को, या पॉलिटी को, जिसको बोलेगा वही तो शुरू होगा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स शुरू होगा तो ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से की शुरुआत करते हैं। लगभग ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 से 6 क्लास में इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 90 को के आसपास सवाल है, ठीक ना। 90-100 को आसपास सवाल जो है कि आपको होगा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स जो है कि आपको पहले करवा देते हैं, उसके बाद तब जो है कि आपको चलेंगे पॉलिटी पे, ठीक ना। तब जो है कि चलेंगे पॉलिटी पे। एक बार पॉलिटी का भी देख लेते हैं। पॉलिटी का सेक्शन थोड़ा बड़ा है, और क्वेश्चन की संख्या भी जो है कि उसमें ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। 250 प्लस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पॉलिटी में, है ना। पॉलिटी में कितना है, 280 को 285 सवाल जो है कि आपको पॉलिटी में देखने को मिलेगा। मतलब पॉलिटी थोड़ा लंबा चलने वाला है, ठीक ना, लंबा जो है कि आपको चलने वाला है। क्लियर है। तो अब जो है कि आपका मंडे को जो शुरू होगा वो आपका इकोनॉमिक्स शुरू होगा यहाँ पर, ठीक ना। इकोनॉमिक्स की शुरुआत जो है कि आपको